नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्बागणी, वणक्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं देश कपूर सर। देश कपूर सर मेरे सुपर सीनियर हैं स्कूल के। वो मेरे को सबसे पहले बताना अच्छा लगता है। बट मूविंग ऑन, ही हैज़ अ वेरी डिफरेंट प्रोफेशन। ही इज़ अ टेक्नोक्रेट। बट मोर देन दैट, जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि दृष्टिकोण.com, जो इनका वेल रिसर्च फाउंडेड, मतलब आई थिंक हार्डली देयर आर मैगजीन्स और न्यूज मीडिया आउटलेट्स वो उस लेवल का आर्टिकल छापते हैं जो दृष्टिकोण.com से आता है। वीकली आता है, संडेज को एक बार आता है। And he has a lot of interest in spirituality, politics, geopolitics, and religion also. आई थिंक जितना सर ने मेरे को बताया, मैंने शायद ही किसी और गेस्ट से इतनी बातें सुनी हुई हैं वेदास के बारे में और बाकी एस्पेक्ट्स के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। हम अक्सर बात करते हैं कैलाश मानसरोवर की, और क्योंकि देश कपूर सर कैलाश मानसरोवर गए हुए हैं, तो इसलिए आज जो मुद्दा है हमारा वो कैलाश मानसरोवर से रिलेटेड होगा। बट इससे पहले सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। बहुत लंबे टाइम बाद आपने समय निकाला जी। थैंक यू सो मच गायत्री, बहुत मज़ा आता है मेरे को यहाँ आके। थैंक यू सो मच। जी। सर, आप कैलाश मानसरोवर गए हुए हैं, सदगुरु जी के साथ भी गए हुए हैं। कैसा था आपका एक्सपीरियंस? कहते हैं वहां पे जाने के लिए तो यू रियली नीड लॉट ऑफ करेज एंड यू हैव टू बी फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत हार्श है, बहुत एवर्स है, ठंडा बहुत ज़्यादा है, हाइपोथर्मिया हो जाता है, हाथ मतलब उंगलियां फ्रीज हो जाती हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? और फिर वहां से हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। जी सर। ठीक है। मैं गया था 2012 में। वहाँ ठंड तो एक एस्पेक्ट है, जो उससे भी बड़ा एस्पेक्ट है वो है उसकी ऊंचाई। तो वो काफ़ी ऊंचा है, तो वहाँ जाने से पहले आपको पहले तैयार करना पड़ता है खुद को। तो हम 2 दिन एक जगह है सागा सागा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ रुके थे। तो वहाँ ऑल्टीट्यूड जो है 15 से 16 हज़ार फीट का है, वहाँ हम रुक के फिर आगे गए थे। एक छोटी सी बात वहाँ के बारे में बोलता चलूँ कि वहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड डॉग्स घूमते हैं उस पूरे एरिया में, इसलिए लोग शाम को कभी बाहर नहीं जाते सागा में, वो जो डिस्ट्रिक्ट है। बट जब हम मानसरोवर पहुँचे, वही सेम वाइल्ड डॉग्स मुझे मानसरोवर में दिखे। और वो जो वाइल्ड डॉग्स जो वहाँ थे मानसरोवर में, वो पास में आके मैं उनको पेट भी कर रहा था। वहाँ के वाइल्ड डॉग्स बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। खैर, हम वहाँ सागा के बाद हम मानसरोवर गए। मानसरोवर एक रात रुके और उसके बाद अगले दिन हम कैलाश गए। जब हम मानसरोवर पहुँचे तो हम जब पहुँचे तो ईशा का जो ग्रुप था, हमें अलाउ नहीं किया कि वहाँ का जो जल है उसको हम हाथ लगा सकें या उसको टच भी कर सकें। और रीज़न ये था कि सद्गुरु बोलते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे एलियन एनर्जी बीइंग्स आते और जाते रहते हैं एट एवरी मोमेंट। मतलब देयर इज़ सो मच ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन कि वो कहते हैं कि आपको नहीं पता आप किस चीज़ को अपने साथ लेके चल पड़ेंगे। तो इसलिए वो अलाउ नहीं करते। इनफैक्ट उन्होंने एक ग्रुप के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया। एक उन्होंने वॉलंटियर को बुलाया, एक लड़की बाहर निकली, तो वो लड़की को लिटाया, उसके सिर के ऊपर एक वो रखा, बोल ऑफ वाटर। वो पीतल का था बोल, उसमें पानी रखा और फिर उन्होंने कहा कि आई विल इनवाइट वन ऑफ दोज एनर्जी बीइंग्स इनटू हर। एंड व्हेन ही इनवाइटेड फ्रॉम दिस चक्रा एंड एग्जिटेड फ्रॉम सहस्र चक्रा, तो वो बोल ऑफ वाटर जो है सडनली इट स्टार्टेड बॉइलिंग। एंड वो लड़की कहती है कि विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स आई फेल्ट कि 1000 वोल्ट का करंट मेरे में से निकल के गया, ऐसे मुझे लगा। और ये सारा वीडियो टेप था, हमें दिखाया उन्होंने बाद में। तो हमने वो देखा, उसकी जो बाद में स्टेटमेंट थी हमने वो भी सुनी। तो वहाँ पर अगर आप जाओ तो वो जगह बहुत अजीब सी है। तो सुबह हम शाम को हमने वो टच नहीं किया वहाँ पर। हमने सफाई की क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत गंद छोड़ के जाते हैं, तो उसको हम साफ कर रहे थे। अगले दिन सुबह एक मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद हम पानी में जाते हैं। तो जब मेडिटेशन कर रहे थे तो बहुत ठंड थी, तो हमने आंखें बंद रखनी थी, पर मेरी आंख थोड़ी देर के लिए खुली, तो आई कुड सी लाइट्स मूविंग। ऐसे जैसे लाइट का कोई गोला होता है ना, ऐसे 4-5 गोले लेक के ऊपर घूम रहे हैं।
एंड बहुत लोगों ने देखा है, कई अगर आप यूट्यूब पे जाओ और सर्च करो तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे लोगों के जो वहाँ गए थे कैलाश में, उन्होंने तो पूरा रिकॉर्ड करके दिखाया है। और वो जो लाइट के गोले हैं वो ऐसे घूमते हैं जैसे कभी एक साथ मिल जाएंगे फिर आपकी तरफ आएंगे, बहुत कुछ ऐसा होता है। एंड हालांकि अगर आप मानसरोवर देखो, आपको दूर दूर तक लैंड दिखाई नहीं देगी। बहुत दूर एक छोटा सा पर्वत दिखाई देता है, बहुत बड़ा है मानसरोवर। तो वहाँ पर हम फिर मेडिटेशन करने के बाद हम अंदर गए। तो हमारे ग्रुप में कुछ आंटियाँ थी दिल्ली से। वो मेरे से करीब 30 फुट दूर होंगी। और मैं वहाँ पर 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सका रहा, क्योंकि बहुत ठंड थी। मैं ठंड, ये जो आप दिखा रहे हो बिल्कुल ऐसे ही थे गोले वो। तो मैं ठंड में बहुत ज़्यादा देर रुक नहीं सका, मैं वापस बाहर आ गया। पर वो आंटियाँ करीब 20 मिनट तक अंदर रहीं। तो मैंने उनसे बाद में पूछा, मैंने कहा कि आप, और मैंने वो क्योंकि पंजाबी थी, मैं पंजाबी में पूछ रहा, भैया आप इतनी देर आप क्या कर रहे थे अंदर और कैसे रह रहे थे, इतना ठंडा है वहाँ पर पानी? कहते नहीं, पानी तो बहुत गर्म था और बहुत मज़ेदार था, इसलिए हम 20 मिनट वहाँ रुके। वहाँ बहुत अजीब सा है वो मानसरोवर, इतना उसको समझा पाना थोड़ा टफ है। तो फिर हम उस रात रुक के फिर अगले दिन हमें कैलाश जाना था। तो जिस समय हम कैलाश के लिए अगले दिन सुबह निकल रहे थे, तो हमें सदगुरु जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आप सब लोग कैलाश के लिए निकल रहे हैं, बस में हम बैठने वाले थे। तो उन्होंने कहा जब आप नीचे उतरें बस से, तो ये ख्याल रखना कि यू आर स्टेपिंग ऑन द फेस ऑफ शिवा हिमसेल्फ, बिकॉज कैलाश इज नथिंग बट शिवा हिमसेल्फ। कहते हैं यहाँ बहुत सारे ऐसे योगी और योगिनियाँ यहाँ आई हैं जिन्होंने अपने पाँव तक इस ज़मीन पे नहीं रखा, इसलिए क्योंकि वो मानते थे, जो जो समझते हैं वो जानते थे कि दिस इज शिवा हिमसेल्फ। सो इसलिए बहुत सोच समझ के यहाँ आना। और वहाँ पर कहा जाता है, और वो देखने से साफ समझ में आता है अगर आप वहाँ जाओ, कि कैलाश इज़ वेरी डिफरेंट। कैलाश जो है पूरा एक ब्लैक ग्रेनाइट का एक सिलेंडर, वैसे करके प्रिज्म की तरह है। और बाकी आगे जो हैं वो इतने ऊंचे नहीं हैं, जो वो पर्वत है, और वो सारे ब्राउन हैं। दिस इज ओनली ब्लैक। इनफैक्ट कई साइंटिस्ट बोलते हैं दिस इज सो परफेक्टली सिमेट्रिकल कि इट कैनॉट बी natural, it has to be man made or been created by someone, क्योंकि वो ग्रेनाइट का बना हुआ है, बाकी नहीं है उसके। तो कई लोगों का ये मानना है कि वो एलियन क्या कहते हैं क्रिएशन है। और वहाँ पर एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूएफओ और एलियन एक्टिविटी देखी गई है, बहुत ज़्यादा है। मतलब कई लोग तो ये मानते हैं कि अर्थ के अगर कोई एलियन सेंटर अगर हब माना जाता है तो वो कैलाश मानसरोवर एरिया है। तो इसको कैलाश जो है उसका महत्व सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, उसका महत्व बौद्धों के लिए भी है, जैनियों के लिए भी है। और वहाँ के जो लोकल जो टिबेटन्स हैं उनका एक BON बॉन, उनका वो रिलीजन या उनकी वो है, उसके लिए भी है। तो उसमें वो क्या कहते हैं कि वो इसको मेरू पर्वत बोलते हैं। जिन्होंने गीता पढ़ी है वो जानते हैं कि खुद भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि पर्वतों में मैं मेरू हूँ, और बाकी फिर आगे जो बात करते हैं। तो इसका अगर हम बोलें कैलाश इज शिवा, और या श्री कृष्ण बोले कि मैं खुद कैलाश हूँ या मेरू हूँ, तो उसका मतलब ये है कि दैट इज अ सर्टेन लेवल ऑफ एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। सदगुरु, एक बार मुझे याद है कि मैं वो किसी से बात कर रहा था वहाँ, जब मैं कैलाश जब गया था, तो उसने एक प्रोग्राम अटेंड किया था सदगुरु का। तो वहाँ पर जब आए सदगुरु, तो करीब 4 दिन का प्रोग्राम होता है, तो ही वॉज कॉन्स्टेंटली स्वेटिंग, उनको बहुत पसीना आ रहा था पूरे दिन, 4 दिन तक। तो वो बड़े सारे ना टावल साथ में लेकर आते थे और अपने आप को पोंछते रहते थे और गीला करके वो साइड पर रख देते थे। तो बाद में समझ में आया कि उनके ऊपर किसी ने कुछ किया था,
कुछ काम किया था कि उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उनके ग्लैंड सूज गया था। डॉक्टर्स जो हैं, एक जर्मन डॉक्टर था उनके साथ, वो न्यूयॉर्क में बहुत सारे टेस्ट कराए। किसी ने बोला कैंसर है, किसी ने बोला ट्यूमर है, किसी ने बोला कुछ है। जब वो वहाँ गए कैलाश, बीच में वो प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद कैलाश गए थे। तो उन्होंने वहाँ जाकर जब मेडिटेशन की, तो जिस तरह वो समझाते हैं, वो एक एक सिंबॉलिक वे में समझाते हैं कि कैलाश ऐसे है जैसे आप समझो कि शिवा अगर खुद 100% थे, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में सिर्फ अपना 1 या 2% दुनिया को दिखाया। बाकी सब कुछ कैलाश में स्थापित किया है। शिवा इज़ हिमसेल्फ खुद वहाँ स्थापित हैं वो। कहते हैं कि इसलिए जब मैं वहाँ गया, तो वो जो इतनी सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है वहाँ, उसके थोड़े से स्ट्रैंड्स मैंने यूज़ करके अपने आप को ठीक किया। जो लोग उनके साथ थे वो ये कहते हैं कि वहाँ कैलाश से जब वो वापस आए, तो वो एटलीस्ट 5-6 साल और यंगर लग रहे थे। वो ठीक हो गए थे पूरी तरह से, और उसके बाद वो जो जर्मन डॉक्टर था उसने खुद भी ये बात बोली थी। तो कैलाश इज़ नॉट अ नॉर्मल प्लेस। It is not something that many people understand. जो जैनों के जो पहले जो तीर्थंकर थे, ऋषभ देव, वो भी वहाँ गए थे। उन्होंने अपनी समाधि वहाँ की थी। कईयों का कहना ये भी है कि वो वहाँ से जो शिवा जो हैं खुद, उनकी उनको एज नॉलेज वो ग्रहण करना चाहते थे। वो इतने इतने ज़्यादा ओवरवेल्म हो गए कि वो वो धारण नहीं कर पाए, तो इसीलिए उनको अपना शरीर छोड़ना पड़ा। कइयों का ये कहना है। पर जो उनकी मान्यता है वो ये है कि जैनियों की, कि वहाँ पर उनकी समाधि हुई। सो इसलिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो योगी और जो तीर्थंकर या ऐसे पहुँचे हुए बीइंग्स जो हैं, जब वहाँ गए हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। और वो एक्सपीरियंस यही होता है कि दैट इज़ द प्लेस ऑफ फाइनल एंड अल्टीमेट नॉलेज और एक्सपीरियंस, जो जैसे भी आप उसको कहना चाहो। सिर्फ वहाँ पर जाने से यंगर दिखते हैं, मतलब क्या ऐसे और भी लोगों के साथ हुआ है, और इट इज़ जस्ट सद्गुरु ओनली? उल्टा होता है। एक्चुअली जो ज़्यादातर मान्यता लोगों की ये एक्सपीरियंस ये है कि जो कैलाश के पास जाते हैं, वहाँ दे स्टार्ट एजिंग वेरी फास्ट। इनफैक्ट जो जो 1 या 2 जो परिक्रमा करते हैं, उनको शायद ज़्यादा पता होगा, वो 15 दिन की परिक्रमा करते हैं। हम 2-3 दिन वहाँ रुके थे। जो परिक्रमा करते हैं वो जानेंगे कि उनके नाखून और बाल जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। जितने 20 दिन में बढ़ने चाहिए, वो 1 दिन में बढ़ते हैं। तो एक्चुअली उल्टा होता है, दे एज फास्टर। बट वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उन्होंने मतलब हम कैलाश में तो पानी को टच कर सकते थे, पर मानसरोवर में नहीं कर सकते थे। तो वो जब बता रहे थे वो सत्संग में हमारी, इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं बता देता हूँ सत्संग जो हो रहा था। हम जब वहाँ रात को पहुँचे, हमारा सत्संग चल रहा वो शुरू हुआ, तो टेंट था और बाहर बहुत बारिश हो रही थी, और कोई लाइट का सोर्स नहीं था, तो इसलिए वो लैंड रोवर जो होती हैं, उसी से वो उसको ऑन करके हम उसी से लाइट ली हुई थी। तो उन्होंने पूछा हम सबसे कि आप सब लोग कैसे आए, क्योंकि वो तो अपने जीप में वो उल्टी-सीधी जगह से घूम-घूम के आते थे, और करीब 15-20 दिन उन्होंने लगाए वहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि वो बैक रोड से आए थे। उन्होंने बोला, अच्छा आप लोग तो सीधे सड़क से आए होगे बस के अंदर, आपने तो बड़े आराम से यहाँ पहुँच गए। ये कोई पिलग्रिमेज थोड़ी होती है। मज़ा तो क्या कहते हैं, 2 दिन पहले मैं वहाँ था टेंट में, तो जब मैं सुबह उठा तो 2.5 इंच का पानी था वहाँ। तो हम ज़्यादा चल नहीं पा रहे थे वहाँ। कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये टेंट टूट जाए बीच में से, और आप सबके ऊपर पानी गिरे, और आप सब बिल्कुल भीग जाओ। तो फिर सत्संग चलता रहा, 5 मिनट बाद टेंट एकदम फटा और सबके ऊपर पानी गिरा, और सारे एकदम गीले हो गए, और सब वापस चले गए अपने टेंटों में चेंज करने के लिए। 5 मिनट बाद हम वापस नहीं, करीब 45 मिनट बाद हम वापस आए। तब तक वो टेंट भी ठीक हो गया था,
और वहाँ खाना बन रहा था, फ्रेश जलेबी और बाकी पूरा फ्रेश खाना बन रहा था। तो हमें वो हमें खाने को मिला। कहने का मतलब ये है कि जो पिलग्रिमेज जो रियली होती है ना, उसमें आप एक ऐसे लेवल पे आपको ले जाया जाता है कि आप खुद से एकदम टूट जाओ। खुद से टूटने का अर्थ ये होता है कि आपके जितने मेंटल और जो आपने अपने साइकोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल जो अपनी दुनिया बना रखी है, उसको तोड़ के आप साइड पे रख दो। फिर आप कहते हैं ना कि वो है शब्द है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। जब मेरे अंदर कुछ नहीं रहेगा मेरा, इन द सेंस ऑफ आइडियोलॉजी एंड फिलोसफी, तो वो जब साइड पे हो जाएगा, जब मेरे मेंटल जो कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, तो मेरे अंदर सिर्फ खालीपन होगा। जब खालीपन होगा तभी कुछ चीज एंटर कर पाएगी। इसीलिए हमारे जितने तीर्थ हैं वो एक माउंटेन में एक ऐसे लेवल पे होते हैं कि इतनी आसानी से पहुंचा भी नहीं जा सका। राइट, अगर केदार में जो लोग गए हैं, मैं केदार गया हूँ, मुझे पता है कि वहाँ 17 किलोमीटर का ट्रैक होता है वो। आप अगर भोजवासा और गौमुख अगर गए हैं तो आपको पता होगा, वो भी 14 किलोमीटर का ट्रैक होता है। उसके बाद फिर और 7 किलोमीटर होता है, मैं वहाँ भी गया हूँ। तो वो एक ऐसा रास्ता होता है कि आप उसके बाद आपके अंदर कुछ रहता नहीं है आपका। अ, वो ये माना जाता है कि शायद एक ऐसा क्षण आ जाए जब आप पूरी तरह खाली हो जाएं, आपके अंदर कुछ कुछ दूसरा आ सके। यही चीज कैलाश में होती है कि काश ऐसा हो कि आप एकदम टूट जाएंगे। मेरे साथ बहुत इंटरेस्टिंग हुआ था जब हम कैलाश में जा रहे थे। मैंने हालांकि सपोजिटली वाटर प्रूफ मैंने जैकेट और शूज पहने थे। जब तक मैं ऊपर पहुंचा, वहाँ बहुत तेज बारिश हो रही थी, मैं पूरा गीला हो गया। तो मैं अपना चेंज करके मैं नीचे आ रहा था वहाँ, क्योंकि वहाँ बोला कि चाय मिलेगी। तो मैं चाय पीने के लिए नीचे आ रहा था, तो ऐसे स्टेप्स थे जब मैं नीचे आ रहा था, और राइट साइड पे जब मैंने देखा तब तक वो सब हट गया था, बादल वगैरह। तो सामने कैलाश बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, बहुत सुंदर। और जैसे मैं सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, लेफ्ट साइड पे मैंने देखा कि सडनली दरवाजा खुला और सदगुरु बाहर निकले। तो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ किए, मैं सडनली उनके पाँव में जाके गिर गया और जोर जोर से बिलक बिलक के रोने लगा। शायद मेरे को पहली बार समझ में आया, वो आपने वो सुना होगा दोहा, ये गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागे पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव मिलाए। क्योंकि ये इंटेलेक्चुअली समझ में आता है, बट एक्सपीरियंशली मुझे उस दिन समझ में आया कि जब खुद कैलाश और गुरु तुम्हारे सामने हो, तो इंस्टिंक्टिवली यू विल फॉल एट द फीट ऑफ योर गुरु फर्स्ट, नॉट देयर, बिकॉज दैट इज नॉट एक्सेसिबल टू यू सो इजिली। तो वो एक्सपीरियंस जो है वो दैट वाज फॉर मी द मोस्ट प्रेशियस। सबके अपने गुरु हैं, सबके अपने वो सोर्सेज हैं वहाँ तक जाने के, और सबने जिनके गुरु हैं, जिन्होंने उनको इनिशिएट किया होगा, चाहे वो कोई भी हो, वो खुद कैलाश के ही एक वो हैं, लिंक हैं। तो सबने जिन्होंने ये गए हैं अपने गुरुओं के साथ, उन्होंने ज़रूर ये चीज़ सेंस की होगी जो मेरे को वहाँ एकदम समझने में मिली। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कह रहे थे वहाँ पे बहुत एलियंस का आना जाना है। डिड यू फील एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट देयर, या फिर आपके साथ जो गए थे किसी को ऐसी फीलिंग आई वहाँ पर? और ये जो लाइट्स आती है, इनका क्या रहस्य है? ये जो दो लाइट्स की आप बात करेंगे, मैंने पहले भी कई लोगों के मुंह से सुना हुआ है। जो वहाँ पर आई थिंक आर्मी भी होती है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, देयर आर सर्टेन आर्मी मैन, और आर्मी जो पेट्रोल करती है वहाँ पर। कहते हैं अगर आपने सुबह के 3 या 4 बजे आपने ये लाइट्स देखी हैं, दे आर सपोज्ड टू बी वेरी लकी फॉर द पर्सन हू हैज सीन इट। ऐसी मान्यता भी है वहाँ पर। जी। हाँ, हम जब वहाँ बैठे थे अराउंड 6 साढ़े 6 बजे थे, बिल्कुल घुप अंधेरा था। तो लाइट्स के बारे में ये मान्यता है कि ये वही एनर्जी बीइंग्स हैं जो आपको एकदम उस फॉर्म में दिखाई देते हैं। सी क्या है क्या कि Western understanding of aliens is very different from the Eastern understanding of aliens. And the West, well, specifically
द इंडियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलियन बीइंग्स। हम बोलते हैं कि जब शिवा के बारे में बात करते हैं कभी भी, वो कहते हैं उनके आसपास वो हमेशा जब भी चलते थे गण होते थे जो एक बड़े भद्दे से लगते थे, बड़े अजीब तरह से थे, ऐसे ऐसी ऐसी आवाज़ें निकालते थे जो किसी को समझ में नहीं आती थी। और पता नहीं क्या जब ब्याह हुआ पार्वती जी का, तब भी ये कहा गया, पार्वती जी ने बोला कि खुद को कम से कम एक एक अच्छे अवतार में दिखाओ, मतलब ऐसे भयानक ना लगो जिस तरह आप लगते हो। तो उस समय कहते हैं कि शिव जी ने अपना वो चेंज किया रूप, और फिर उनकी जो माँ थी वो ठीक हुई और वो ब्याह आगे बढ़ा। इनफैक्ट वो जो गाना है शिव जी बयाने चले, उसमें वो बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने दिखाया भी हुआ है। तो शिव जी जो थे, लाइक उस हिसाब से अगर देखें तो एलियन बीइंग्स जो हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग में, एलियन बीइंग्स हमेशा एक एनर्जी फॉर्म माना गया है। दे हैव नॉट बीन सीन एज लाइक फिजिकल फॉर्म। तो ईस्ट में जो एलियन जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलियन बीइंग्स वो है एज एनर्जी फॉर्म्स। तो इसीलिए जो गण जो हैं जो शिव जी के आसपास रहते थे, वो शायद एलियन बीइंग्स ही थे जिनको लोग वहाँ समझ नहीं पाए कि वो कौन थे। इनफैक्ट बहुत लोगों का ये भी मानना है कि शायद शिव जी खुद ही एक एलियन फॉर्म थे। वो इस धरती पे अवतरित हुए थे, और उन्होंने जो जितनी भी स्पिरिचुअलिटी थी उनसे कहते हैं कि शुरू हुई थी। और उनका बार 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 हर किसी को मतलब आकर इनिशिएट करना, वो ये कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से जो है वो मानवता का जो एक वो रूप है वो चेंज हो। क्योंकि अगर हम देखें तो जो माइग्रेशन की जो वो मानी जाती है थ्योरी, वो ये है कि अफ्रीका में इंसान जो है हुआ तो सही, पैदा तो हुआ, वहाँ वो होमो इरेक्टस था। जब वो होमो इरेक्टस जब भारत तक आया, जब वो आगे बढ़ा, तो कहते हैं कि यहाँ से भारत से जब बाहर निकला वो ह्यूमनॉइड फॉर्म, तो वो होमो सेपियन हो गया, मतलब वो थिंकिंग ह्यूमन बन गया। थिंकिंग ह्यूमन बनना भारत से शुरू हुआ था, अफ्रीका से नहीं। उसके बाद से फिर सारे कड़ियाँ निकलती रही भारत से। तो ये जो कहते हैं कि थिंकिंग ह्यूमन अगर भारत से निकला, उसका रीज़न शायद यही होगा क्योंकि जो स्पिरिचुअल जो इम्पैक्ट है, जो स्पिरिचुअल वर्क जो हुआ, वो भारत में ज़्यादा हुआ। उसका मैं ये भी मानता हूँ कि ये एलियन जो इम्पैक्ट है वो भी शायद हुआ होगा। तो ये वो मानते हैं लोग। वहाँ पर कैलाश में मैंने कैलाश और मानसरोवर मैंने एलियन खुद देखे हों। एलियन, मैं वही कह रहा हूँ कि एलियन ऐसे तो दिखाई नहीं देंगे, पर वो एनर्जी की फॉर्म आपको वो एनर्जी का इम्पैक्ट आपको समझ में आता रहेगा जैसे आप वहाँ रहोगे। जैसे मैंने बताया पानी के बारे में, जब बताया कि दैट वाज वेरी डिफरेंट, एंड दैट दोज लाइट फॉर्म्स जो थे वो बहुत अजीब सी चीज़ थी। तो इस तरह के वो एक एक्सपीरियंसेस होते हैं। पर ये भी होता है कि हम में से जितने लोग वापस आए, जैसे मैं जब वापस आया तो मेरी लाइफ में जो चेंजेस शुरू हुए उसके बाद मेरी लाइफ 180 डिग्री एकदम टर्न हो गई पूरी तरह से। तो ऐसे बहुतों के साथ हुआ कि उनकी लाइफ एकदम टर्न हो जाती है, बिकॉज वो आप कैलाश से जब वापस आते हो आप वो नहीं रहते जो आप गए थे। ये मैं मानता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आप वैसा नहीं रहते हो जैसा आप जाते हो, तो आप ये किस टर्म्स में कह रहे हो? मतलब क्या चेंजेस ऑब्जर्व किया आपने? लाइफ को हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ जो है इस तरह से बेहतर है कि हम ज़्यादा पैसा कमा लें, हम ज़्यादा खुश रह लें, हम ज़्यादा यू नो एसेट्स बटोर लें। पर लाइफ की जो रिचनेस है ना, वो उसके एक्सपीरियंस में है कि हमारे कितने एक्सपीरियंसेस होते हैं। हमारे पास जब हम पैदा होते हैं एक प्रारब्ध कर्म का एक
भंडार होता है। हम उसमें से कितने कर्म हम बर्न कर सकते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। कई लोग, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से, आईआईटी, आईआईएम वगैरह से निकले हैं। उनकी लाइफ बड़ी सिंपल है, आराम से वो कमा रहे हैं, वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे, उनको जितने पैसे चाहिए उनके पास हैं, वो कुछ खास एफर्ट ही नहीं मारना चाहते। उनकी लाइफ बड़ी आराम से चल रही है, पर उनकी लाइफ जो चल रही है उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। आप समझ रहे हो कि आप बार-बार जन्म क्यों लोगे? क्योंकि आपके बहुत तरीके के कर्म हैं जो बर्न होने चाहिए, जो हो नहीं पा रहे। जब एक लाइफ में आप ये सोचो कि सपोज़ जो पांडव थे, उनकी लाइफ में कितना कुछ हुआ। अपने गुरु को मारा, वो पहले वो बड़े हुए, एक राजा थे, बड़े हुए, उसके बाद अ वो उन्होंने वो शिक्षा ग्रहण की, फिर उसके बाद वो फिर राजा बनने वाले थे, वो नहीं बन पाए, उसके बाद उनकी वो लड़ाई हुई, अपने गुरुओं को मारा, सब कुछ किया, अंत में सब कुछ छोड़-छाड़ के चले गए। एक ही लाइफ में देखो कितना कुछ हो गया। उनके जो कर्म जितने थे, 4-5 जन्मों के कर्म एक साथ उनके बर्न हुए होंगे। जब आप वापस आते हो, आपके कर्म सडनली एकदम बड़ी तेज़ी से वो बर्न होने शुरू हो जाते हैं। वो ऐसा ऐसा करीब वो कम से कम मेरे को महसूस हुआ। क्योंकि मेरी बहुत सारी लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस जो थे, वो सडनली एकदम मतलब एक एक फ़ास्ट फॉरवर्ड में चले गए। मैंने करीब 1-2 बार दोबारा अपनी ज़िंदगी ज़ीरो से शुरू की, फिर चेंज हुआ सब कुछ। अ, जो मैंने सोचा भी नहीं था मेरी ज़िंदगी में कभी होगा, वो घटनाएँ होनी शुरू हो गईं। अच्छी बुरी वो बात नहीं है। वो हम उसको अच्छा या बुरा बोलते हैं, वो जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हैं जिनके पास लोग जाते हैं, कहते हैं हमें जो चाहिए हमें उनसे मिल जाता है। तो मेरे को किसी ने वैसे एक संत महात्मा के बारे में बोला, मैं उनको बहुत नमन करता हूँ, पर मैं कहता हूँ कि अगर आपको सब कुछ उनसे मिल जाता है जो आप चाहते हो, तो धिक्कार है उन पे। बिकॉज़ आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो, आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, एक स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर। गुरु आपको वो देता है जो आपको एक स्पिरिचुअल पाथ पे चाहिए होता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा एक्सपीरियंसेस मिलेंगे जो अच्छे या बुरे दोनों होंगे, ताकि आपके कर्म कटते रहें। वहाँ से वापस आके आपके कर्म बहुत तेज़ी से कटना शुरू होते हैं। ये कम से कम मैंने वहाँ नोटिस किया था। अ, मतलब जो एक्सपीरियंसेस हैं, सडनली दे बिकम वेरी इंटेंस एंड लाइक यू suddenly start going into areas of experience जो आप पहले नहीं करना चाहते थे या नहीं कर सकते थे। तो उस हिसाब से आप नए-नए एक्सपीरियंसेस गेन करते रहते हो, और उसमें अगर आप समतल रहो तो फ़ायदा है। अगर आप विचलित हो जाओ, और अगर आप तंग हो जाओ, अगर आप घबरा जाओ, तो उन कर्मों के सामने आने का कोई अर्थ नहीं होगा। तो तो य ये मेरे साथ हुआ कि बहुत तेज़ी से बड़ी चेंजेज़ आए, और मैंने एक समन्वय रखकर उनको हैंडल करने की कोशिश की। कम से कम मैंने ये किया उस समय। वेरी नाइस सर। सर तो आप कहते हैं कि जो कैलाश है, जिनको कहा जाता है कैलाशों के वासी, वो वहाँ पे उन पिरामिड्स के अंदर हैं या वो पिरामिड्स खुद हैं? वेरी इंटरेस्टिंग। सो देखो, हम हम कहते हैं कि भगवान ये हैं, भगवान वो हैं। हम श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, हम राम को भगवान मानते हैं। हम जब भगवान राम को या भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, वो इसलिए मानते हैं कि उन्होंने, जब हम एक योगी बनते हैं और जब एक मेडिटेशन से उस लेवल पे पहुंचते हैं, तो अपना लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है हम उस लेवल तक लेकर आते हैं। तो या तो आप वैसे आप भगवान बन सकते हो, या कई योगी जो हैं बहुत पहुंचे हुए हैं, उन्होंने एक ऐसे एनर्जी फॉर्म्स बनाए हैं देवियों के और कुछ देवताओं के,
जो उन्होंने छोड़े हैं दुनिया में, जिनको लोग यूज़ करके एक ख़ास लेवल तक पहुँच सकते हैं अपने स्पिरिचुअल पाथ पे। कई लोगों का मानना है जैसे माँ काली जो हैं, वो भी एक ऐसे ही एनर्जी फ़ॉर्म है और ऐसे बहुत सारे और एनर्जी फ़ॉर्म्स हैं। तो मेरी नज़र में जब मैं अगर इसको सिम्प्लीफ़ाई कर कर के समझाने की कोशिश करूँ, तो भगवान 2 तरह से मैं देख सकता हूँ। या तो आप खुद को उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे लेके आओ, या कोई योगी एक खास लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की एनर्जी बीइंग्स बनाए, जो जिसको एक्सेस करने के लिए खास रिचुअल्स और खास स्टेप्स हों, जो अक्सर ऐसे देव और देवियों के होते हैं, मतलब अगर आप उनके उपासक हैं तो। बट इन एनी केस, इन बोथ द केसेस, भगवान जिनको मानते हैं, या देवी या देवता वो जिन्हें मानते हैं, देयर इज सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इनफैक्ट योग वशिष्ठ में ऐसा कहते हैं वशिष्ठ जी राम को समझा रहे हैं, कहते हैं कि राम, भगवान और गुरु जो हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है आपके ये आध्यात्मिक जीवन में। जो इम्पोर्टेंट है वो आपका पुरुषार्थ है। तो ये कहते हैं और फिर उसके बाद वो प्रहलाद की कहानी सुना रहे हैं, कहते हैं प्रहलाद को जो मोक्ष था या जो एनलाइटनमेंट मिली, वो भगवान विष्णु की ग्रेस से मिली, या उनके लाइक उनकी वजह से मिली। तो राम कहते हैं अभी आपने कुछ बोला, अभी आप कुछ बोल रहे हो। तो फिर वशिष्ठ जी समझाते हैं, कहते हैं जिस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे प्रहलाद थे, ये कहना एक तरह का वो सिमेंटिक्स है कि वो प्रहलाद थे या विष्णु, क्योंकि वो लेवल विष्णु की लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का था। तो आप ये एक तरह का वो सिर्फ वो है, वो नाम का है फेर। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वो विष्णु का था। तो फिर प्रहलाद खुद भी उसमें वो दिखाते हैं, योग वशिष्ठ में बोलते हैं, कहते हैं कि अगर आप विष्णु की पूजा कर रहे हैं और खुद विष्णु नहीं हैं, तो आपको वो पूजा करने से कोई फायदा नहीं होगा। वो इसलिए हम तभी इस पूरे प्रोसेस को हम उपासना बोलते हैं, उप आसन। उस पोजीशन पे पहुंचना, उसको हम उपासना बोलते हैं। तो अगर आप किसी को उपासक हैं, इसका अर्थ ये है कि आप अपने आप को उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है, उस लेवल पे आप लाकर फिर उनसे सम्मिलित हो रहे हैं, ये उसका मतलब होता है। तो अगर उस तरह से देखें तो अ, तो वो जिस तरह से सदगुरु समझा रहे थे, तो कैलाश जो है, दैट इज अ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट इज अ लेवल ऑफ एनर्जी विच इज 100% शिवा हिमसेल्फ। सो अगर उस तरह से देखें तो दैट एंटायर प्लेस इज शिवा हिमसेल्फ। सर, आपके साथ कुछ बहुत एस्टोनिशिंग, बहुत अनएक्सपेक्टेड, अननेचुरल ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ था कैलाश में, जिसको आप मतलब एकदम नहीं, रुको दोबारा से 34 ये 48 तक जाएगा। ओके, ओके। सर, आपके साथ वहाँ पे कोई बहुत ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ था जो शॉकिंग रहा हो, अनएक्सपेक्टेड रहा हो, अननेचुरल रहा हो और आपके आपको एकदम झकझोर कर रख दिया हो जिसको कहते हैं? जी। हाँ, एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था जो मेरे लिए बड़ा एस्टोनिशिंग था, उस तरह से। हमारे मैं जिस कमरे में रुक रहा था रात को, तो मेरे साथ 3-4 और आदमी लोग थे, मेल, वो भी थे। उनमें से एक जो थे, हिज वाइफ वाज इन द रूम डाउनस्टेयर्स। तो शी वाज अ डॉक्टर। वो फ्लोरिडा में डॉक्टर थी, इंडियन, बट वेरी हेवी, मतलब उनका वेट बहुत ज़्यादा था एंड शी वाज वेरी हेवी सेट। तो सडनली उनको रात को बुलाया गया, बोला कि आपकी वाइफ बहुत अनवेल है। तो ही वेंट डाउनस्टेयर्स एंड रात भर वो फिर वहीं रहे। फिर अगले दिन सुबह जब हमें इनिशिएशन कराते हैं टू कैलाश, वो एक प्रोसेस होता है जो सदगुरु खुद करते हैं, एंड इट्स वेरी वेरी इंटेंस, वेरी पावरफुल प्रोसेस। वो हर किसी को करना चाहिए मेरी नज़र में। तो एनीवेज वो उनको कराया और उनको कार में बिठा के एकदम नीचे ले गए, वहाँ मानसरोवर से भी आगे, ताकि वो एक ऐसे लेवल पे चले जाएं, ऑल्टीट्यूड पे, जिसमें उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जब हम वापस जब जा रहे थे कैलाश से, तो मानसरोवर के आसपास उनको हमने पिकअप किया।
तो क्योंकि वो मेरी ग्रुप में थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके साथ क्या हुआ था रात को? तो कहती हैं तो उन्होंने मेरे को बताया, कहती हैं देश मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने अपनी पल्स देखी, मैंने अपना हार्ट रेट देखा, मैंने अपना ऑक्सीजन लेवल्स देखे, और मैं जानती हूँ कि उस समय देयर वाज नथिंग दैट कुड हैव स्टॉप्ड मी फ्रॉम हैविंग अ heavy cardiac arrest. So I was about to die. And then Sadhguru came and she told him, okay, Sadhguru, can you stay with me through the night? Because I know I'm going to go away. Because medically, she says, I have done this so many times in my life because I have patience. And I can tell you, there was no way I could have survived that. And then Sadhguru just laughed and said, कि तुम्हें कुछ नहीं होगा. I'll make sure that you don't die. I'll make sure that you don't die until you go back to Kathmandu. After that, what happens to you is up to you. But I'll make sure that nothing happens to you, at least until that time. So she just was in tears, and वो एकदम आंसू थे उनके आंखों में. उन्होंने बोला कि मैं मेडिकली इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही देश, कि मैं बची कैसे हुई हूँ. और वो काठमांडू गई, उसके बाद फ्लोरिडा वापस आई, और वो बाद में मेरी बात भी हुई थी. बट कहने का मतलब ये है कि कुछ डेथ जो होती है, लाइफ जो है, वो एक एनर्जी एक्सपीरियंस है, एनर्जी फिनोमिनन है. ऐसे डेथ भी एक एनर्जी फिनोमिनन है. अगर आपकी डेथ कोई रोक ले, तो आप, ऐसा नहीं है कि आप चले जाओगे. तो तो ये समझ मेरे को वहाँ आई, क्योंकि वो बहुत सीरियस थी. उसने कहा, मैं कह मेरे पास सारे स्टैट्स हैं जो थे, कह वो स्टैट्स अगर मैं किसी को दिखाऊंगी, किसी डॉक्टर को, कोई कोई कह नहीं सकता कि मैं कुछ घंटों से ज्यादा मैं जी सकती थी उसके बाद. तो वो मेरे को हिलाने वाली बात थी मेरे लिए. मैं इसी के साथ वाइंड अप करते हुए यही कहूँगी अपने व्यूअर्स से, फिट हो जाइए, कैलाशों के वासी के दर्शन कर कर आइए, शायद बहुत कुछ सीखने को मिल जाए और बहुत कुछ चेरिश करने को मिल जाए इस ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। Thank you. इट वाज़ नथिंग लेस देन अ सत्संग जिसको मैं बोलूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि हम आगे भी इसी तरीके से अपने एपिसोड्स को कंटिन्यू रखें। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, देश कपूर सर का जो वेब पोर्टल है उसका नाम है दृष्टिकोण.com। एज़ आई इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, हफ्ते में संडे को एक आर्टिकल आता है, बट दैट इज़ वेरी वेल रिसर्च्ड, एंड इनफैक्ट सर के जो आर्टिकल्स हैं वो बड़े-बड़े लोगों ने अपने क्या बोलते हैं, अपने रिसर्च में, अपनी मूवीज़ में, अपने स्टोरी राइटिंग में इस्तेमाल किए हुए हैं। मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि सर ने मुझे रोका हुआ है, ये गलत बात है। आप सर मेरे फ्लो को रोक देते हो, आपने आँखें पहले ही ऊँची कर दी, तो इसलिए मैं नाम नहीं बोलूँगी। सो आई विल नॉट नेम एनीबॉडी, बट द कश्मीर फाइल्स में सर ने अच्छा डिसेंटली कंट्रीब्यूट किया था। ही इज़ कंट्रीब्यूटेड डिसेंटली देयर। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि वो जो एक आर्टिकल आता है, दैट इज़ लाइक रिसर्च ऑफ एटलीस्ट 10-15 बुक्स, दैट्स हाउ इट इज़। तो उसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर है, तो आप मुझसे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। फीडबैक के लिए मैंने जैसा बताया, सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे में आप मेरे से जुड़ सकते हैं, मुझे डांट लगा सकते हैं, मुझे गाइड कर सकते हैं, मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव.